Hello viewers, welcome to Sohail Tutorials. I am Farida Sohail and you are watching your channel Hub of Prose and Poetry. आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जब इस पोएम को लिखा गया था तो इसका नाम डैफोडिल्स नहीं था। फर्स्ट स्टैंजा का जो फर्स्ट लाइन है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये नेम था। फिर बाद में कुछ पोएट्स ने ये सोचा कि इसमें काफ़ी अच्छे सीनरीज़ के बारे में दी गई है, मिल्की वे, स्टार्स, वैलीज़, हिल्स, लेक्स, ये सब चीज़ें लाइफ गिविंग है। तो इनका नाम डैफोडिल्स होना चाहिए। वंडर लोनली एज ए क्लाउड का मतलब हुआ कि ये सैडनेस को शो कर रहा है, तो ये नाम नहीं होना चाहिए। तो बाद में इसको फिर चेंज कर दिया गया। अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा को क्या है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब देखिए इसकी पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, क्लाउड, एंड द थर्ड लाइन लास्ट वर्ड क्राउड, क्लाउड और क्राउड। देन अगेन द सेकेंड लाइन हिल्स, फोर्थ लाइन में डैफोडिल्स, हिल्स डैफोडिल्स, या और लास्ट टू लाइन्स में ट्रीज ब्रीज। यानी ये क्लाउड और क्राउड को हम ए समझ लेते हैं, हिल्स एंड डैफोडिल्स को बी और ट्रीज और ब्रीज को सी। तो इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी सी सी। ठीक है, अब देखते हैं इसका समरी क्या है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर पोएट एक दिन, वंडर का मतलब होता है फिरना, मतलब पोएट एक दिन इसी तरह बस बाहर घूम रहे थे, बस ऐसे ही बिना किसी मकसद के, विदाउट एनी एम। किस तरीके से घूम रहे थे, ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद अ क्लाउड, उन्होंने अपने आप को क्लाउड से कंपेयर किया है, क्लाउड की तरह। क्लाउड मतलब बादल जिसका कोई एक दिशा, कोई एम, कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी तरफ वो मुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी मकसद के, ऐसे ही हमारे पोएट भी थोड़ा बाहर घूमने निकले। तो ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, OVER, ओवर है, वेल्स का मतलब होता है वैलीज, घाटियाँ, एंड हिल्स पहाड़। तो पहाड़ों की तरफ ये क्लाउड्स के बारे में कह रहे हैं कि मैं इसी तरीके से बाहर निकला था जिस तरीके से क्लाउड्स जो बादल होते हैं वो पहाड़ों के ऊपर घूमते रहते हैं, पहाड़ और घाटियों के ऊपर से होते हुए गुजरते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी गुजर रहा था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो जब वो बाहर घूम रहे थे तो उन्हें सडनली एक नज़ारा दिखाई दिया। किन चीज़ों का, a host of golden daffodils, नंबर ऑफ डैफोडिल्स, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स यानी फ्लावर उन्हें नज़र आए। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Now beside the lake मतलब झील, लेक यानी झील, झील के किनारे किनारे तक वो पूरे फ्लावर्स फैले हुए थे। beneath the trees, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग एंड डांसिंग यानी वो डैफोडिल्स कैसे थे, वो डांस कर रहे थे। डांस कर रहे थे क्या फ्लावर्स डांस करते हैं? नहीं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर द लिविंग क्वालिटीज़ ऑफ अ लिविंग ऑब्जेक्ट विद अ नॉन लिविंग थिंग। जब हम इंसान की क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि फ्लावर्स कभी भी डांस नहीं करते, वो हवा के झोंकों के साथ हिलते हैं। तो ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, जब पोएट एक दिन इसी तरीके यूं ही बाहर घूम रहे थे विदाउट एनी पर्पस, तो और किस तरीके से, एज अ क्लाउड, बादलों की तरह जो वैलीज़ और हिल्स से के ऊपर होते हुए गुजरती हैं, उसी तरीके से ये भी जा रहे थे। तो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, उन्होंने काफ़ी क्राउड अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। बिकॉज क्राउड जो होता है ये हम यूज़ करते हैं इंसानों के लिए, है कि नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड। लेकिन यहाँ पर यूज़ किया गया है डैफोडिल्स के लिए। तो इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और अ होस्ट ऑफ, तो उन्हें एक
a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. तो सडनली उन्हें क्या नज़ारा दिखाई दिया, काफ़ी सारे डैफोडिल्स थे झील के किनारे और पेड़ों के नीचे फ्लड, और वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, दे वर डांसिंग, वो डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, हवा के झोंकों के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा, और इसमें पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट लाइन में देखिए आप, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली व्हेन वी कंपेयर समबडी विद यूजिंग द वर्ड एज, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड। तो उन्होंने अपने आप, पोएट ने अपने आप को क्लाउड से कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड एज। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में एज दिया हुआ है। तो जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। सेकेंड लाइन में वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, क्राउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट वन लास्ट में भी अगेन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो डैफोडिल्स के डांस को भी कंपेयर किया गया विद अ ह्यूमन क्वालिटी, क्योंकि डांस करना तो ह्यूमन का क्वालिटी होता है, डैफोडिल्स का नहीं, फूलों का नहीं। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड स्टैंजा की तरफ। सो नाउ देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine. यहाँ पे बात हो रही है डैफोडिल्स के बारे में। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि डैफोडिल्स चमक रहे थे, किस तरीके से, कंटिन्यूसली, मतलब लगातार उनकी चमक कैसी थी, बिल्कुल स्टार्स की तरह। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, स्टार्स जैसे जिस तरीके से मिल्की वे में सितारे चमकते हैं, तो इसी तरीके से ये गोल्डन डैफोडिल्स भी चमक रहे थे। तो यहाँ पर अगेन कंपैरिजन किया गया है डैफोडिल्स को विद स्टार्स। तो व्हेन एज आई टोल्ड यू कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़ यूजिंग द वर्ड एज, जब हम एज लगा के कंपेयर करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पर डैफोडिल्स वर कंपेयर टू स्टार्स, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो कैसे थे ये डैफोडिल्स, चमक रहे थे बिल्कुल जैसे सितारे चमकते हैं मिल्की वे में, आकाश गंगा में जैसे सितारे चमकते हैं, उसी तरीके से। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, तो वो कहाँ तक फैले हुए थे। स्ट्रेच का मतलब होता है काफ़ी दूर तक फैले हुए। कहाँ तक फैले थे, नेवर एंडिंग लाइन, ना ख़त्म होने वाली लाइन, मतलब काफ़ी दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा सके वहाँ तक ये डैफोडिल्स फैले हुए थे। along the margin of a bay, now bay is an water body, ये हम बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी को कह सकते हैं, यानी पूरे पानी के किनारे किनारे। along the margin of the bay, उसकी जो मार्जिन होती है, कॉर्नर होता है, उसके कॉर्नर से होते हुए पूरे नेवर एंडिंग लाइन काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, तो कितने थे डैफोडिल्स, 10,000। नाउ इज़ इट पॉसिबल टू सी 10,000 एट ए टाइम, क्या हम एक बार में 10,000 डैफोडिल्स या 10,000 फ्लावर्स देख सकते हैं? नहीं, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, ये सिर्फ कहने के लिए होती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सैजुरेशन, व्हेन वी एक्सैजुरेट समथिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में हम इसे हाइपरबोल कहते हैं, HYPERBOLE, ठीक है, हाइपरबोल, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब देखिए हमारे पेरेंट्स ही हमें कितने बार कहेंगे कि 100 बार मना किया है वहाँ मत जाओ, फिर भी तुम चले जाते हो, है ना। लेकिन वो गिन के 1 2 3 4 इस तरीके से गिन के तो नहीं बोलती है ना 100 टाइम्स, नहीं, ये सिर्फ कहने के लिए, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि 10,000 सॉ एट अ ग्लैंस। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ हाइपरबोल। तो जब यहाँ पे कंपैरिजन हुआ स्टार्स के साथ फर्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद क्या कहा है इन्होंने कि ये जो डैफोडिल्स से काफ़ी दूर तक फैले हुए थे अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और सडनली ही सॉ 10,000, एक नज़र में, एक बार में 10,000 डैफोडिल्स उन्हें नज़र आए, टॉसिंग देयर हेड्स, और वो अपना सर को इधर उधर हिला रहे थे और बिल्कुल काफ़ी खुशी में डांस कर रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स का मतलब सर को इधर उधर हिलाना और डांस करना। देन अगेन अब यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, फूल तो डांस नहीं करते ना, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, फिर से यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है।
ह्यूमन क्वालिटी, व्हेन यू कंपेयर ह्यूमन क्वालिटी विद अ नॉन लिविंग बीइंग, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें इमेजरीज और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टैंजा का मीनिंग है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड स्टैंजा। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इसका मीनिंग है कि जो डैफोडिल्स के साथ साथ बगल में जो वेव्स थे, जो पानी की लहरें थी, वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रही थी। जब डैफोडिल्स डांस कर रहे थे तो ये वेव्स भी साथ ही साथ उनके डांस कर रहे थे। तो बट दे आउटडिड का मतलब होता है हराना। दे किसके लिए यूज़ हुआ? दे मीन्स डैफोडिल्स हियर। तो दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। जब सूरज की रोशनी पानी में पड़ती है तो स्पार्कल करने लगती है, चमकने लगती है। तो आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, डैफोडिल्स के डांस को कंपेयर किया गया है विद द वेव्स। तो जब ये दोनों डांस कर रहे थे तो डैफोडिल्स ने वेव्स को भी हरा दिया, उसे भी पीछे छोड़ दिया, मतलब इतने खुशी में वो थे। तो ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में ग्ली, ग्ली का मतलब होता है उल्लास, एन्जॉयमेंट, खुशी, जॉय। ठीक है, खुशी जाहिर करना, उसे हम ग्ली कहते हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकेंड कंपनी। गे का मतलब होता है यहाँ पे फिर से वही चीयरफुल, खुशी। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि ए पोएट कुड नॉट बी बट बी गे इन सच ए जोकेंड कंपनी। तो इतनी अच्छी कंपनी, जितने अच्छे माहौल में, खुशी वाले एकदम उल्लास भरे माहौल में क्या कोई पोएट खुश नहीं रह सकता? गे का मतलब होता है यहाँ पर GAY यानी चीयर। तो ऐसा नज़ारा देख करके कोई भी खुश हो जाए, किसी का भी मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो क्या एक पोएट नहीं खुश रहेगा? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज का मतलब होता है किसी को एक टक, मतलब घूर के ऐसे देखते ही रहना, कंटिन्यू देखते ही रहना। तो आई गेज्ड एंड गेज्ड, वो कंटिन्यूस देख ही रहे थे डैफोडिल्स की तरफ। बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि मैंने जो, यहाँ पे वेल्थ का मीनिंग वैसे तो मनी होता है, पैसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पोएम में वेल्थ का मीनिंग क्या है? प्लेजर, खुशी। मतलब जो दौलत मैंने इस नज़ारे को देख के हासिल की है, क्या मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे ऐसा फिर देखने को मिलेगा? वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मतलब मैं उसको देखता रहा और मैं सोचता रहा कि कितना अच्छा नज़ारा है और ऐसी खुशी मुझे मिली है, क्या इससे बड़ी दौलत कुछ हो सकती है? ठीक है, तो ये थर्ड स्टैंजा का समरी था। अब इसमें देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इसमें डैफोडिल्स के डांस को कंपेयर किया गया है वेव्स के डांस के साथ। तो जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं उसे हम फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर कहते हैं। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। वहाँ पे पोएट ने एज लगा के कंपेयर किया है अपने आप को क्लाउड के साथ। तो जब हम एज लगा के कंपेयर करते हैं टू क्वालिटीज़ को, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल सिमिली। फिगर ऑफ स्पीच में उसे सिमिली कहा जाता है। इसी तरीके से जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ये कहा कि यू लुक लाइक एन एंजल, यू लुक लाइक एन एंजल, जब हम एज और लाइक लगा रहे हैं तो वो सिमिली कहलाएगा, तुम एंजल जैसी दिख रही हो। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि यू आर एन एंजल, तुम एंजल हो, यानी इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। तो जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू क्वालिटीज़ को तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए स्टैंजा में द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, यानी डैफोडिल्स के डांस को वेव्स के डांस के साथ कंपेयर किया गया है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पर ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? इट्स अ मेटाफर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ फोर्थ स्टैंजा। देखते हैं फोर्थ स्टैंजा क्या है। फॉर ऑफ, OFT देखिए यहाँ पर ऑफ का मतलब इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स।
तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच, काउच का मतलब होता है अपने बेड पे या सोफ़े पे, आई लाई, जब वो अपने सोफ़े पे सो रहे होते हैं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी जब वो इसी यूँ ही खाली रहते हैं, या फिर जब पेंसिव मूड का मतलब होता है उदासी, जब वो उदास होते हैं या फिर मतलब अकेले होते हैं, तो वो अपने सोफ़े पे लेटे हुए होते हैं, तब वो इन नज़ारों के बारे में सोचते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब होता है मन की आँखें, आँखें बंद करने के बाद जो आप सोच रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस पास्ट में हुए उनको रिकलेक्ट करके अगर हम सोच रहे हैं, तो ये दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो यहाँ पर पोएट भी है, पोएट क्या कर रहे हैं, अपने सोफ़े पे लेट करके सोच रहे हैं और जितना जो नज़ारा इन्होंने देखा है डैफोडिल्स का, उसे रिकलेक्ट करके। तो देखिए वो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम की ख़ास बात यही है कि जब भी वो किसी पोएम को लिखते हैं, तो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो इमीडिएटली उस पोएम को नहीं लिखते। काफ़ी सारे ऐसे पोएट्स हैं जो मतलब खुली वादियों में या फिर नेचर के बीच में बैठ के उन्हें देखते हुए पोएम लिख लेते हैं, बट विलियम्स वर्ड्सवर्थ की खास बात ये है कि पहले वो एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर काफ़ी दिनों के बाद जब वो अकेले होते हैं, पेंसिव मूड में होते हैं, तब वो उस एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करके तब उसके बाद वो पोएम लिखते हैं। तो इसलिए कहते हैं इनके पोएम्स को इट इज़ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो जब वो सोफ़े पे सो रहे होते हैं, तब दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अकेलापन। तो जब वो अकेले होते हैं सोफ़े पे लेटे हुए, तब वो अपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने डैफोडिल्स के साथ किया था उन सब चीज़ों को याद करके, और वो सोचते हैं कि इससे अच्छा मेरे लिए कंपनी क्या हो सकती है अकेलेपन में, उन सब चीज़ों को याद करना। एंड देन माई हियर विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तब उस अकेलेपन में ये डैफोडिल्स का नज़ारा उनके पूरे दिल को खुशी से भर देता है, और डैफोडिल्स के साथ वो भी, उनका दिल भी डांस करने लगता है। तो ये है हमारा 4th स्टैंजा का समरी। इसमें भी देखिए डांसेस विद द डैफोडिल्स, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच देखिए क्या क्या है। डांसेस डैफोडिल्स, डी और डी, लास्ट लाइन में डी और डी, ये व्हेन टू कंसोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो एच और एच, हाई एंड हिल्स, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। सो द पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरी, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, द पोएम एंड्स विथ अ पॉजिटिव नोट। So this poem is full of imagery. The poet responses to the beauty of the nature. और अनलाइक जैसे बाकी पहले पोएट्स थे, पीबी शेली, कीट्स, इन लोग हमें ज़्यादातर पोएम्स लिखा करते थे नेचर पर, तो विलियम्स वर्ड्सवर्थ भी जो है नेचर पोएट के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा समरी हुआ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ subscribe my channel, press on the like button and don't forget to hit on the bell icon to get further notifications. Thank you so much for watching. मिलते हैं एक नेक्स्ट पोएम के दूसरे पोएम के साथ।